आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटीज़ और हम इसके टाइप्स को भी समझेंगे। टाइप्स में हमारे 5 टाइप्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं। तो विजुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम दृष्टि अक्षमता बोलते हैं। फिर है ऑडिटरी डिसेबिलिटी, जो श्रवण अक्षमता बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक अक्षमता बोलते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गत्यात्मक अक्षमता बोलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता बोलते हैं इसको। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम डिसेबिलिटी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा सीटेट से लेकर DSSS भी है, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर आप अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटीज़ और टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। हमने पिछली वीडियो में PWD एक्ट 1995 और RPWD एक्ट 2016 ये दोनों कर लिया था। तो आज हम डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे और उसके टाइप कितने होते हैं ये देखते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक, फिजिकल या मानसिक, मेंटल या संवेदनिक, सेंसरी या लर्निंग एक्टिविटी में मतलब डिसेबल्ड है या फिर उसको ये सब चीज़ों में कठिनाई होती है, उस इंसान को हम डिसेबिलिटीज़ में काउंट करेंगे। RPWD एक्ट के अनुसार देखें कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो RPWD एक्ट के अनुसार डिसेबिलिटीज़ है कि कोई भी व्यक्ति बहुत टाइम तक, लंबे समय तक फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, मतलब संवेदनात्मक बाधा है और समाज में उसकी पूर्ण भागीदारी में रुकावट आ रही है, वो पूरी भागीदारी में उसको रुकावट आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में हमारे इम्पॉर्टेंट 5 टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। 5 टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है विजुअल डिसेबिलिटीज़, जिसको हम दृष्टि बाधित अक्षमता बोलते हैं। दूसरी है ऑडिटरी या हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसे श्रवण अक्षमता बोलते हैं। तीसरी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम मानसिक डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। चौथी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे हम गत्यात्मक या गामक डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। पांचवी आ जाती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो है अधिगम अक्षमता में बहुत सारे टाइप्स आते हैं अधिगम अक्षमता के भी, तो इसको हम अलग वीडियो में करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पहले ये तो डिसेबिलिटीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे हैं और क्या है इसका मतलब। विजुअल डिसेबिलिटीज़ पहली डिसेबिलिटीज़ है, इसमें क्या है, दृष्टि बाधित लोग आते हैं, मतलब दृष्टि अक्षमता, जो देख नहीं पाते हैं वैसे लोग आते हैं। तो ये क्या होते हैं, या तो पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, या तो पार्शियल या तो आधा भी नहीं देख पाते हैं। इनको क्या हम विजुअल इम्पेयर्ड में लाते हैं या फिर दृष्टि दिव्यांग कहते हैं। इसमें कौन आता है, या तो ब्लाइंडनेस आएगा या लो वर्जन, जिसमें कम दृष्टि हो, वो 2 जने आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग में इनको डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, इनको ब्रेल लिपि या ऑडियो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, विजुअल डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। अब टीचर का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ब्रेल्स बुक्स का यूज़ करें इन जैसे स्टूडेंट्स के लिए। ऑडियो मटेरियल का भर भर के यूज़ किया जाना चाहिए। वर्बल एक्सप्लेनेशन, मतलब बोल के एक्सप्लेनेशन इनको ज़्यादा देना चाहिए। और इनको जिनको कम या पार्शली दिखाई देता है, उनको जो रो है उसमें फर्स्ट बेंच पे ही बिठाना चाहिए। दूसरा है ऑडिटरी या हियरिंग डिसेबिलिटीज। और इसको क्या बोलते हैं हम, श्रवण अक्षमता बोलते हैं। ये कैसे पर्सन होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, अच्छे से सुनाई नहीं देता है, वो इसमें आते हैं।
कैसे इनको या तो डाफ बोल सकते हैं या हार्ड टू हियर, मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या बहुत कम सुनाई देता है। ये क्या होता है, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इनको कठिनाई हो सकती है, स्पीच बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है या सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को बहुत ईजिली नहीं मतलब बोल पाते हैं, या तो बहुत जो बोलता है उसको बहुत ईजिली नहीं सुन पाते हैं, ये होता है। तो टीचर की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, साइन लैंग्वेज का यूज़ करे टीचर, विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करे, और फेस दिखा के या फिर जो फेस देख के बोले, उसका जो बच्चे को अपना फेस दिखाए और तब बोले। जेस्चर और पिक्चर का मतलब जेस्चर मतलब हम अपने हाथों को हेर फेर करके या फिर पिक्चर्स का यूज़ करे पढ़ाने में। अगला है तीसरा हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या मानसिक अक्षमता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो उसकी बुद्धि जो है एवरेज से कम होती है, या फिर मतलब किसी भी व्यवहार को एडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इन बच्चे को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आते हैं ये बच्चे। ये कैसे होते हैं, तो इनकी विशेषता क्या होती है, ये स्लो लर्नर होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मेमोरी इनका बहुत वीक होता है, इनको बहुत ज़्यादा रिपीटेड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है या नीड होती है। तो इसमें टीचर के क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो टीचर क्या करे, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करे। टीचर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में इनको समझाए। रिपीटेशन मेथड का यूज़ करे, मतलब इनको अगर रिपीट करके याद होता है तो बार बार रिपीट करे कि इनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, बार बार रिपीट कर करके पढ़ाए। स्मॉल लर्निंग टास्क पे ध्यान दे, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब जो बड़ा सा टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बच्चों को पढ़ाए। और इनको हमेशा क्या करे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे, मतलब सकारात्मक प्रोत्साहन दे बच्चों को। अगला है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज या गत्यात्मक डिसेबिलिटीज को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है किसी बॉडी पार्ट में, जैसे हाथ हो गया या पैर हो गया या मसल हो गया या किसी बोन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में आते हैं ये बच्चे। कैसे कैसे भी इनकी जो एग्जाम्पल हैं, जैसे पैरालाइज होता है इनको, सेरिब्रल प्लासी हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया होता है, ये बीमारी के नाम हैं। तो इन बच्चों की विशेषता क्या होती है, चलने में दिक्कत होता है इनको, जो इनका शारीरिक जो मोटर कंडीशन है या कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, और इनको क्या होता है, जो फिजिकल सपोर्ट की नीड होती है। तो टीचर का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इनको बैरियर फ्री क्लासरूम बनाए, मतलब कि कक्षा क्या है कि किसी भी बैरियर ना लगाए, बाधा रहित कक्षा बनाए। व्हील चेयर वगैरह का सुविधा रखें। इनको एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम दे, मतलब इसको ज़्यादा टाइम दे लिखने के लिए। इनको एसेटिव डिवाइस दे इनको कि ये अच्छे से कर पाएँ। एसेटिव डिवाइस को क्या बोलते हैं कि सहायक उपकरण, सहायक उपकरण दे। पांचवा है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता में क्या होता है कि ऐसे बच्चे आते हैं जिनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या स्पेलिंग मिस्टेक या कैलकुलेशंस में डिफ़िकल्टीज होती हैं। इन बच्चों में क्या आता है, इनको क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आते हैं। जैसे इसके टाइप भी हैं, जैसे डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम होती है, डिस्ग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम होती है, डिस्कैलकुलिया, मैथ्स प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारे टाइप हैं, बहुत ज़्यादा टाइप हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे।
इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वे कंफ्यूज हो जाते हैं लेटर्स और नंबर में। इनकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा कठिन होती है, मतलब इनका बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, मतलब स्पेलिंग्स गलत, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं ये। इनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है इसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। टीचर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मल्टी सेंसरी टीचर होना चाहिए, मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम इनको भी देना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि स्लो लर्नर होते हैं थोड़े से। प्रैक्टिस को इनको बढ़ावा देना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करवाना चाहिए। अब यहाँ पे है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज क्या होता है, ये बौद्धिक होता है, ये मानसिक होता है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि ये सिर्फ बोलने में ही कठिनाई होती है, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग या बौद्धिक दिव्यांगता होती है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चे का लो आईक्यू होता है, इसमें कोई आईक्यू लो नहीं होता, नॉर्मल आईक्यू होता है। इसमें पूरा जो बच्चा होता है ओवरऑल स्लो होता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, या रीडिंग में डिफिकल्टी होगी, या कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में इसको डिफिकल्टीज होती है। इसमें इसको अफेक्ट करती है डेली लाइफ स्किल्स, मतलब बहुत डेली लाइफ स्किल्स से ये अफेक्ट होता है। ये सिर्फ जो एकेडमी होती है या फिर जो मुख्य पढ़ाई होती है उसी से ये अफेक्ट होता है। इसमें टीचर का क्या रोल होता है, तो बच्चे की नीड को समझे। टीचर का सबसे बड़ा रोल क्या है कि बच्चे के नीड को समझे, इंक्लूसिव क्लासरूम मेथड अपनाए, पार्टिसिपेशन को अनकरेज करें, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना करें, अवॉइड करें भेदभाव को, और सुटेबल टीचिंग एड्स, जिस बच्चे को जौन सी नीड है उस हिसाब से सुटेबल टीचिंग एड्स का प्रयोग करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज यहीं पे कंप्लीट होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिसेबिलिटीज़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।